बैठो बेटा बैठो। तो लास्ट क्लास हमने क्या स्टार्ट किया था, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन, दिख रहा है सबको? तो डाइपोल के इक्वेटोरियल में पोटेंशियल कितना होगा? 0, यानी 7 मार्क का क्वेश्चन बनता है, राइट? इसके बाद हमने कहा निकाला था एक्सेल, एक्सेल पे देखो केपी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देख रहे हो सबको? अगर लार्ज डिस्टेंस है वो भी डिस्कस कर लेंगे ना, 10 मिनट रुक जाना। हाँ वही कह रहा हूँ, 10 मिनट रुक जाना, क्लास का डिस्कस कर लेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस पर केपी बाई आर स्क्वायर, बस बेटा बस सामने देखो, बस बस बस। अगर जनरल पॉइंट की बात करते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस कर थीटा, ठीक है? उसका जो मेन टॉपिक मैंने पढ़ाया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इजी टॉपिक है, ध्यान सुनो। नाम से क्या मालूम हो रहा है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। इससे एग्जाम में श्योर आएगा कुछ ना कुछ, श्योर बोला है, इंपॉर्टेंट नहीं बोला है, मतलब आएगा एग्जाम में। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब है एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा या इक्वल होगा, राइट? अगर मुझे कहता है पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी? स्फीयर बनाया मैंने, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। देखो डायग्राम को, सही है? पोटेंशियल 0 कहाँ पर होता है? इनफाइनाइट, देखो लिखा है मैंने। पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनता है? आर के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत बढ़िया। उसके अंदर हमने पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तब इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी? हाँ, आपस में सरफेस पैरेलल है बट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर। एक इंपॉर्टेंट बात और बताई थी मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देख लूं, ठीक है ना? ये क्लियर है? अब इसका एक मैं केस और बताता हूँ, थर्ड केस लिखो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस equipotential surface in increasing electric field। ध्यान दिया मैंने क्या बोला? इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। मैंने एग्जांपल लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज, ठीक है। सबको डायग्राम दिख रहा है? इस एरो से मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ध्यान देना, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है 10, 11, 12, 13, सही है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या बढ़ती जा रही है? देखा सबको? ये 10, 11, 12 लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अगर वेक्टर में लिखना चाहते हो तो 10 आई कैप, 11 आई कैप, 12 आई कैप एंड 13 आई कैप। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या बढ़ रही है? समझ क्या लगा? अब ध्यान से देखना, मैं जो रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सरफेस 1, 2 एंड 3, तो अगर ध्यान से देखो तो बता सकता मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? 1 और 2 के बीच का गैप ज्यादा है एंड 2 और 3 के बीच का गैप कम है। क्या बताना चाह रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगी तो गैप कम होगा। ध्यान दो, क्या डायग्राम में दिख रहा है? 1 और 2 का गैप अगर आर है तो क्या 2 और 3 का गैप कम है? मैंने r/2 समझाने के लिए लिख दिया है क्या? तो ये बताना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मतलब गैप इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का कम हो जाएगा, ठीक है? ये बुक में बना हुआ नहीं है, कहीं डायग्राम एग्जाम में आता है, उसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो गैप भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। आज बोर्ड का पेपर था फिजिक्स का, पता है तुम लोगों को? सब एप्लीकेशन पूछा है उन्होंने, थोड़े से डेरिवेशन, थोड़े से न्यूमेरिकल्स, बाकी सब एप्लीकेशन। जैसे मैंने अभी जो तुम्हें बताया ये एप्लीकेशन है क्या। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो गैप क्या होगा, इक्वल या कांस्टेंट। देख लो ध्यान से। आज मैंने क्या सिखाया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो गैप डिक्रीज होगा। तो समझने वाली बात है, समझोगे तो एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन कैसा आता है ये आइडिया दे देता हूँ। क्या हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है कि दो शीट्स हैं, एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक शीट पे नेगेटिव चार्ज है, पढ़ा है कभी? इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, याद करो, मैंने पढ़ाया होगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, और बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जो डिस्टेंस को डिपेंड करती है या नहीं करती, नहीं करती। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कांस्टेंट है क्या, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई हमारी यूनिफॉर्म, तब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाऊंगा मैं, इक्वल डिस्टेंस। तो ध्यान दो, ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिख रहा है सबको, ठीक है। ये कब बनाओगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म। और ऊपर डायग्राम कब बनाओगे, जब नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या नॉन यूनिफॉर्म में दो पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है या फिर क्या हो रही है, डिक्रीज। तो मैंने किसका बनाया था, इंक्रीज का। अब तुम लोग किसका बनाओगे, डिक्रीज का बनाओ। केसेस बनते रहते हैं। पहला केस हमारा क्या बना था, इक्विपोटेंशियल सरफेस का ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट, सही बात है ना। सेकंड केस क्या बना था हमारा, सेकंड केस था हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। थर्ड केस हमारा क्या बना, थर्ड केस बना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है। तो फोर्थ केस क्या बनाओगे, केस बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। कोशिश करो, देखो दिमाग में क्या बात आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, मतलब अगर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 आई कैप है तो थोड़ा आगे जाने पर 9 आई कैप है क्या, फिर 8 आई कैप एंड सो ऑन। ठीक बात है, क्या मैंने क्लियरली बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगी तो गैप बढ़ेगी। मैंने ड्रॉ कर लिया, तो मुझे 3 रेड कलर की सरफेसेस दिख रही हैं, नो दिखी। अगर 1 और 2 के बीच का गैप आर है तो 2 और 3 के बीच का गैप कितना हुआ, 2 आर, या 1.2 आर, या 1.3 आर, मतलब आर से पक्का जाता हो, 2 आर 3 आर कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला एग्जाम में फिजिक्स में एप्लीकेशन पूछता है, ये एप्लीकेशन है। यूनिफॉर्म है तो इक्वल गैप, नॉन यूनिफॉर्म है तो वेरिएबल गैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो रही है तो गैप कम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो गैप ज़्यादा करना है, ठीक है। ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। चलो केस 5 बनाते हैं। ये एग्जाम में श्योर आएगा, मैंने बोला श्योर। डाइपोल समझते हैं हम लोग, सही है। तो जब भी मैं डाइपोल सुनता हूँ मेरे दिमाग में क्या आता है, माइनस क्यू एंड प्लस, सही है। मैं कुछ पूछूंगा, ध्यान सुनना। पॉइंट 1 दिख रहा है, पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से सेम डायरेक्शन में या अपोजिट, देख लो भाई। सेम, तो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा, तो गैप क्या हो जाना चाहिए, हम सोच लो, कैसे बोलता हूँ।
माइनस क्यू दिख रहा है, तो माइनस क्यू ए पे रखा है और प्लस क्यू कहाँ रखा है, ए पे। कैसे कैसे किसने बताया डायरेक्शन में? पता नहीं, देखते ना, देखते। प्री कंसीव नोशन क्यों लाते हो कि कोई भी चीज सोचने से पहले ही कैसे बोल देते हो कि ऐसा होगा? ये तो रूल हो तो बताओ, अगर ऐसा कहीं रूल में लिखा हो तो। इसका मतलब सोचा करो ना, एनालिटिकल ब्रेन इसी को तो बोलते हैं। मैं फिजिक्स में एनालाइज करना पड़ता है। पॉइंट वन को ध्यान से देखो और सोच के बताओ, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट वन पे कहाँ होगी, दूर या पास? लेफ्ट में होगी, मानते हो सब लोग? देख लो, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट वन पर पास आएगी या दूर जाएगी? तो लेफ्ट या राइट, सेम डायरेक्शन या अपोजिट? दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गई क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, इसका मतलब गैप कम हो जाएगा। अब अर्नो की बात भी सही है। पॉइंट टू पर, पॉइंट टू देखो, पॉइंट टू पर ए की वजह से किधर फील्ड होगी, ए वाले चार्ज की वजह से? बताओ भाई, ए पे क्या चार्ज है, तो दूर भेजेगी या पास लाएगी? और बी की वजह से, तो अर्नो की बात भी सही थी। हमेशा सही है या कंडीशनल है? कंडीशनल है। कुछ जगह सेम डायरेक्शन में होंगी, कुछ जगह अपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई या ज्यादा हो गई? कम हो गई, तो गैप क्या होना चाहिए, ज्यादा। अजीब है, लॉजिकल, लॉजिकल ना। तो हम लोगों ने सब रट रखा है या अंडरस्टैंडिंग है? अंडरस्टैंडिंग है, तभी बता पाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट थ्री में चाहता हूँ कहाँ लेना, राइट में। ए की वजह से पॉइंट थ्री पर फील्ड किधर होनी चाहिए, नेगेटिव है, तो दूर भेजेगा या पास? पास। पेन छोड़ दो बेटा, पहले सुनो आराम से, पेन छोड़, पहले सुना करो, टाइम मैं दूंगा नोट करने का। पॉइंट थ्री पर बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, दूर जाएगी, मानते हो? तो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, तो गैप क्या होगा, ज्यादा। तुमको लगता है ये सब एक्सप्लेनेशन बुक में कहीं दिया होगा? कहीं नहीं दिया होता बेटा, ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने 20 साल लगाकर देखा सीखा कर करके। बुक में तो डायरेक्ट फॉर्म दिया होता है ऐसा बनेगा। तो देखो मैं फाइनली बना रहा हूँ, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। मैं क्या ड्रॉ करना चाहता हूँ, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। टॉपिक समझ में आ रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। तो मैंने रट लिया या लॉजिक है मेरे दिमाग में? लॉजिक है कि बीच में गैप क्या करना है, कम, और बाहर गैप क्या करना है, ज्यादा। तो ध्यान देना, हाँ बेटा, गैप होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का। अभी मैं ड्रॉ करूंगा तो क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये एक सरफेस दिखी ब्लैक कलर की, दूसरी सरफेस दिखी। आप देखो इन सरफेस में क्या लग रहा है, जो सरफेस वन है और जो सरफेस टू है, उसको ध्यान से देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या सरफेस वन और टू के बीच का गैप एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम है? देखो ध्यान से, दिख रहा है? थ्री और फोर को देखो ध्यान से, थ्री और फोर जो सरफेस बनाई है मैंने, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जिनमें थ्री और फोर के बीच में गैप कम भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है? कम कहाँ पे हो रहा है, दो चार्जेस के बीच वाले में, और ज्यादा कहाँ हो रहा है, दो चार्जेस के बाहर। तो ज्यादा गैप क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं हो रहा है, कम है, और बीच में गैप कम है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अब दोनों बातों को लिंक करूँ, मैंने ऊपर वाले ग्राफ में ऊपर मैंने को समझाया पहले। पॉइंट वन टू थ्री देखो, वन पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप कम होना चाहिए। तो वन टू या थ्री फोर को देखो, चार्जेस के बीच में गैप कम करा है या ज्यादा करा है? दिखाता हूँ, देखो अच्छा बुक में कैसा बना होता है, पहले बुक का डायग्राम दिखाता हूँ, शायद उससे समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो टॉपिक दिख रहा है सबको, टॉपिक का नाम क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दिखा सबको?
ये फर्स्ट वाला डायग्राम किसका है? सिंगल चार्ज का। एग्जाम में ड्रॉ करने को आएगा नहीं आएगा? डेफिनेशन क्या है? सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। ठीक बात है, एक ही बात है, सेम है, कांस्टेंट एक ही बात है। अब ये डायग्राम दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये डायग्राम किसका है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड में गैप आर है तो सेकंड और थर्ड में आर। में देखो यूनिफॉर्म दिया है, क्या मैंने नॉन यूनिफॉर्म में दिए बताया, और नॉन यूनिफॉर्म में भी दो केस बताएं, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक। ठीक बात ना? और देखो आगे, अब ये ग्राफ देखो, क्या ये डायग्राफ डायपोल का है? अब देखो ध्यान से, ये एक पोटेंशियल सरफेस को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है? मुझे तो ये दिख रहा है लेफ्ट में देखो तो गैप ज्यादा हो रहा है क्या, और राइट में, है ना, मतलब मिडिल में कम, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में क्या है? ज्यादा। तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है या अलग है थोड़ा, है ना? तो देखो मैंने ये बनाने की कोशिश करी थी क्या, देखो ध्यान से। ठीक है, इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बीच में गैप क्या हो रहा है? कम, और बाहर गैप क्या हो रहा है? बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में ड्रॉ करने को आएगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, एग्जाम में आएगा ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। बस डायग्राम बनाना है तुम्हें। अगर हो गया तो आगे बढ़े, सभी का कर दो। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ, चार्जेस के बीच वाली सरफेसेस में गैप कम हो रहा है, एंड लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ चाहो तो लिख लो गैप इंक्रीज, गैप इंक्रीज, और बीच में क्या लिखेंगे? गैप इंक्रीज। तभी कहते हैं समझना जरूरी है टॉपिक को, जितनी अंडरस्टैंडिंग आएगी उतना आराम से क्वेश्चन बना लो। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछता, एप्लीकेशन पूछता। कल मॉर्निंग का न्यूज़पेपर देखना, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आज बोर्ड का पेपर था ना, फिजिक्स का, देखना। आगे बढ़ाते हैं, केस 6। केस 6 बनाओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। एक चार्ज मेरे पास है प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज मेरे पास प्लस क्यू। तो पॉइंट 1 पर Q1 की फील्ड किधर होगी? राइट में। और Q2 की लेफ्ट में। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हुई तो गैप क्या होना चाहिए? ज्यादा। लॉजिकल। अब मैं चाहता हूँ पॉइंट 2 को देखो, E1 की फील्ड, मतलब Q1 की लेफ्ट, वेरी गुड। Q2 की दूर जाती है, पॉजिटिव से दूर जाती है, राइट? सेम डायरेक्शन है या अपोजिट? सेम। तो ऐड हो जाएगी क्या? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो रही तो गैप क्या करना चाहिए मुझे? कम। वैसे मैं चाहता हूँ पॉइंट 3 देखो, Q1 की राइट में, बढ़िया। Q2 की राइट में। ऐड या सब्ट्रैक्ट?
मुझे तो ऐड लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो गैप कम। तो बना सकते हो तुम लोग, कोशिश करो, देखो क्या बनता है, कोशिश करो कैसे बनेगी। बनाओ देखते हैं, कोशिश करते बनाओ देखो। चलो भाई, मेरे दिमाग में चल रहा है बीच में क्या करना है, गैप मुझे ज़्यादा करना है। बना लिया तुम लोगों ने? ओके सर, बाय। तो अब बैच बीच में गैप क्या करूंगा मैं, ज़्यादा करूंगा क्या? तो ध्यान देना, मेरा डायग्राम स्केल पे या थोड़ा रफ सा बन रहा है, बट आइडिया दे रहा हूँ मैं कि ऐसा बनना चाहिए, ठीक बात है ना? तो बीच में गैप मैं क्या करूंगा, ज़्यादा। दिख रहा है ना मैं जो बनाना चाह रहा हूँ? और बाहर गैप क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंटली ऐसी बनी है। तो मुझे देखने में तो ये मास्क लग रहा है। कार्टून देखते हो तुम लोग? कार्टून में देखा कभी कोई थीफ वगैरह दिखाते, चोरी करने आया तो मास्क लगा के आता है, आइज वाला? वैसा नहीं लग रहा देखने में? तो मेरा इस बात को बोलने से क्या फायदा है, तुम्हें एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा, कई बार याद रह जाता है कि अच्छा हाँ सर ने मास्क टाइप का कुछ बोला था। ठीक है ना? अब देखें बुक में कैसा बना डायग्राम, डायग्राम कैसा बना हुआ है, दिख रहा है सबको? अगर ध्यान से देखो बुक का डायग्राम, तो बीच में गैप क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है क्या, और साइड्स में कम हो रहा है। तो जो मैंने डायग्राम बनाया है वो एग्जैक्ट है या थोड़ा रफ आइडिया देने के लिए, रफ आइडिया के ऐसा बनना है? ठीक है, आई होप इक्विपोटेंशियल सर्फेस सबको समझ में आ गया है। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। लास्ट क्लास हमने देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट में पोटेंशियल सेम होता है या कांस्टेंट हो। सही है? सिंगल चार्ज की वजह से कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। सही है? पोटेंशियल जीरो कहाँ होता है, इन्फिनिटी। सारी बातें बोल रहा हूँ, सुनते जाना। उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है, इक्वल इक्वल गैप पर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ध्यान दो, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर तुम लोग ध्यान दे रहे हो मेरी बात को, तो देखो एक 10 वोल्ट दिख रहा है क्या, दूसरा मुझे क्या दिख रहा है, 8 वोल्ट। अगर मैं एक सरफेस और बनाऊं यहाँ पर, दिख रहा है सबको? एक सरफेस मैंने और बना दी, तो 6 वोल्ट। तो अगर फर्स्ट और सेकंड में गैप आर है, तो सेकंड और थर्ड में गैप कितना होना चाहिए, आर। इसके अलावा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या खास बात होती है, जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच का गैप कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है। तो नेक्स्ट केस हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज, तो गैप क्या होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट केस क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है डिक्रीज, तो गैप क्या होगा, इंक्रीज। देख लू, 1 2 में गैप अगर आर है तो 2 और 3 में गैप पक्का आर से ज्यादा होगा। आर से ज्यादा कुछ भी लिख सकते हो, जो मैंने 1.3 आर लिखा है ये कैलकुलेट करके लिखा है या एग्जाम्पल के लिखा है, एग्जाम्पल, कैलकुलेट नहीं करा। इसका फॉर्मूला भी है, अभी आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला इसका। फिर केस 5 हमने क्या पढ़ा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का मतलब मेरे दिमाग में क्या है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो वो क्लियर है ना? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई, बीच में गैप उसका क्या हो रहा है, कम, और बाहर गैप क्या हो रहा है, ज्यादा। सही है? फिर हमने नेक्स्ट केस क्या बनाया,
इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो बीच में जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है उनका गैप ज्यादा होगा, और आउटर मोस्ट दैट मीन्स लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट गैप कम होगा। सेम बना लो, जैसे दो पॉजिटिव बनाए वैसे दो नेगेटिव बन जाएंगे। वही नीचे लिख लो, सिमिलर सेम फॉर टू नेगेटिव चार्जेस। मतलब बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नोट 1 में देखो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। वर्क का फॉर्मूला मुझे पता है, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। ध्यान दिया सबने? अब देखो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। बॉटम का फॉर्मूला क्या है? Q V फाइनल माइनस, ये हमारे पास एक सरफेस है, पॉइंट ए दिख रहा है ना? एक चार्ज को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले गया, सही है? ध्यान से देखना मैं क्या एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। एक चार्ज है जिसको मैं पॉइंट ए से कहाँ ले गया? पॉइंट बी। अगर ए पे 10 वोल्ट है तो बी पे कितना होगा? 10 वोल्ट, सही ना? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, सही ना? तो फाइनली हम कहाँ पर हैं? बी पर, और इनिशियली कहाँ है? ए पर। क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? इसका मतलब बी और ए का पोटेंशियल क्या है? सेम। इसका मतलब वर्क डन क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी चार्ज को अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से मूव करवाएंगे तो वर्क डन क्या होगा? 0। तो नोट में लिखो, वर्क डन टू मूव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कभी भी वर्क डन नहीं होता। चार्ज को कितना भी मूव करा लो, वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट डालो तुम लोग। नेक्स्ट डालो, पोटेंशियल एनर्जी। क्या हमने पोटेंशियल पढ़ी है? ठीक है, तब आगे हेडिंग डालो आज पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान देखना, ये फर्स्ट क्लास जैसा ही है, जैसे मैंने क्लास 1 में पढ़ाया था पोटेंशियल, वैसा ही है। तान्या तुम ध्यान से देखना, और किसकी फर्स्ट क्लास में थी? ठीक है, देखना ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक मेरे पास चार्ज है कैपिटल Q, जो कि कैसा है? फिक्स। इसको मैं क्या बोलता हूँ? सोर्स चार्ज। वेरी, ठीक है ना? ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट P है, कितना दूर है? R, सही है। एक मेरे पास इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है, बहुत दूर। यहाँ पे चार्ज कितना रखा है? Q, ठीक है ना? टेस्ट चार्ज, Q या Q नॉट जो भी कहते हो, इसका नाम क्या है? टेस्ट चार्ज। इस Q को मैंने पकड़ा और धीमे 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 मैं किस पॉइंट पे लाया? A पर। फिर थोड़ी देर बाद मैं कहाँ ले जाऊंगा? B पर। फाइनली कहाँ ले जाऊंगा? B पर। देखा हमने? तो इस Q चार्ज को, जो कैपिटल Q है, पॉजिटिव, और जो टेस्ट चार्ज मैंने इसको भी क्या लिया है? पॉजिटिव। तो जो टेस्ट चार्ज है इसको मैंने इनफाइनाइट से पिक करा और धीमे धीमे कहाँ ले गया? A पर। फिर कहाँ ले गया? B पर। और फाइनली कहाँ ले गया? P पर। तो मैं Q चार्ज को इनफाइनाइट से P तक ले जाना चाहता हूँ, तो ये अपने आप जाएगा या मैं लेके जाना पड़ेगा? इसका मतलब हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने की वजह से ये चार्ज इनफाइनाइट से P पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। जो भी हमने वर्क डन करा है Q कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में, उसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर ये Q चार्ज 1 कूलम होता
तो इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। बात समझ में आया? अगर Q हमारा 1 कूलम है देन इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन टू मूव प्लस Q फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P विदाउट एक्सीलरेशन। ध्यान दिया? Work done to move plus Q from infinite to point P without acceleration is known as potential energy. तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बात होती है, उनसे बेसिक बात समझ में आती है कि चल क्या रहा है। ठीक है ना? अब हम वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वर्क का फॉर्मूला मुझे क्या पता है? dw इक्वल टू एफ डॉट dx। सही ना? क्या करना चाहता हूं मैं? इंटीग्रेट। इनिशियली चार्ज कहाँ था? इनफिनिट पे। फाइनली कहाँ पर है? पॉइंट P पर, विच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है ना? एफ डॉट dx को मैं क्या लिखना चाहता हूँ? एफ dx cos थीटा। थीटा को मैंने 180 क्यों लिख दिया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर है? लेफ्ट में, और फोर्स किधर लग रहा है? राइट में। तो एंगल कितना लग रहा है? 180। सही है? कई बुक्स में ऐसा भी कहता है माइनस dx कह देता है कि देख एक्स डिक्रीज हो रहा है तो माइनस dx कह दो। हाँ, मतलब यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स है और एक फोर्स ड्यू टू फील्ड है। ठीक है, अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स से सॉल्व कर दो तो मैं माइनस dx कहूँगा, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो फिर थीटा 180 कह देंगे। अब ये बताओ एफ की वैल्यू मैं क्या डालूं? के, बिल्कुल सही, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मैं पॉइंट ए के बारे में सोच रहा हूँ क्या? सही है? इंटू डी एक्स कॉस 180 कितना होता है? -1। जो भी कांस्टेंट है क्या वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा? बाहर ले आओ, क्या बन जाएगा ये? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और -1 भी बाहर आ गया क्या? अंदर मुझे लगता है x टू पावर -2 बचा। ठीक है ना? अब इंटीग्रेशन के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट मैक्सिमम जगह एक ही फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ। x टू पावर n का अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं, है ना, मैं लिख देता हूँ साइड में, ध्यान देना। x टू पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं क्या? एक बात बोली, जितना फिजिक्स में जरूरत है मैक्सिमम मैंने बोला। कहीं फंसो तो मुझसे पूछ लेना, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, बट ये फॉर्मूला काफी काम आता है, फ्रिक्वेंटली यूज है। ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू एक्स टू पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा? एक्स टू पावर -1 अपॉन -1। सही लिखा है? लिमिट क्या है? इनफाइनाइट टू आर। क्या -1 कैंसिल हो जाएगा? है ना? अब लिमिट अप्लाई कर दी, क्या बन जाएगा ये? 1/r -1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0। जो हमने वर्क डन करा है, क्या डेफिनेशन में था कि जो भी वर्क डन है वही एनर्जी बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो के क्यू क्यू बाई स्मॉल आर। अगर मैं स्मॉल क्यू की जगह यहाँ 1 कूलम कर देता तो पोटेंशियल बन जाता। फर्स्ट क्लास में हमने यही काम करा था। ठीक बात है ना? तो ये दो अलग डेरिवेशन है या ऑलमोस्ट सेम है? ऑलमोस्ट सेम है। अगर सबको क्लियर हुआ? फर्स्ट क्लास में मैंने एग्जैक्टली ऐसा लिखा था, बस मैंने वहाँ क्यू की जगह टेस्ट चार्ज कितना लिया था? 1 कूलम। ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो कुछ और डिस्कस करें। अगर हो गया, जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करी वैसे काइनेटिक एनर्जी भी आ सकता है क्या? उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो हमने देखा फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, राइट, सही ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। उससे पहले मैं कुछ नोट बताना चाहता हूँ, देख लो तुमने नोटिस करा है या नहीं करा इस बात को। हमने पढ़ा था पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, कोई दिक्कत। फिर आज मैंने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के क्यू क्यू बाई आर। इसको देख के कोई आइडिया आ रहा है, मुझे तो ये आइडिया आ रहा है, क्या के क्यू बाई आर को भी कह दूं, सही बात है ना। तो क्या मैंने रिलेशन बनाया कुछ, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, तो एग्जाम में काम आएगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बस ध्यान से सुनते जाओ, तो मैं एग्जाम में सब कुछ रिकॉल हो जाता है, सब रिकॉल हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात होती है क्लासरूम में बैठ के ध्यान से सुनना कि क्या बताया जा रहा है। तुम्हें बुक में ये सब मिलेगा थोड़ी नहीं, सीधा क्वेश्चन में आता है। अब एक क्वेश्चन बना है इसमें काइनेटिक एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अब थोड़ा सा आइडिया हम लोग लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और क्या ये पॉसिबल है कि टीचर सारे क्वेश्चंस करवा दें, हर बुक के सारे क्वेश्चंस? नहीं पॉसिबल है, बट हम इतना कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि अगर तुमने एक बुक उठाई, कोई भी एक बुक उठाओ, उससे क्वेश्चंस करने शुरू करो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनते चले जाएंगे। बुक सिर्फ एक सॉल्व करनी चाहिए, ज्यादा बुक्स नहीं सॉल्व करनी चाहिए। जब एक बुक खत्म हो जाए तब दूसरी बुक उठाओ, जब दूसरी खत्म हो जाए तब तीसरी उठाओ। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, 20% एक बुक से कर लिया, 30% दूसरी बुक से कर लिया, 40% तीसरी बुक से। जब रिवीजन करने बैठोगे तो प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। समझदारी का, एक बुक उठाओ, ढंग से खत्म करते जाओ। और जैसे मैं कहता हूँ कि भाई हम लोग जो कराते हैं ये एनफ है, इससे ज़्यादा थोड़ी जानने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस उठाओ, प्रैक्टिस के लिए एक बुक उठाओ। अगर मुझसे पूछोगे बेस्ट बुक कौन सी प्रैक्टिस की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसकी, जैसे मुझे एक बुक पता है ऑल इन वन, है ना, वैसे और भी बुक्स आती होंगी मार्केट में जिनमें एक्चुअल क्वेश्चन हो, वो बुक लाओ और सॉल्व करना शुरू करो। कोई भी बुक जो तुमको अच्छी लगती हो बट उसमें एक्चुअल क्वेश्चन होने चाहिए, एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरी नज़र में वो बुक अच्छी है जिसमें एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस अलग जगह हो, आंसर्स अलग जगह हो, क्वेश्चन के नीचे आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक बात बोली। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बाद में आंसर चेक करो, राइट है, परफेक्ट है, रॉन्ग है तो देखो क्या कर पड़ेगी। तो मुझे एक बुक अच्छी लगती है ऑल इन वन, अगर तुम्हें कोई और बुक पता है तो वो भी फॉलो कर सकते हो। आज देखो मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी वाला देखना। काइनेटिक एनर्जी में देखिए क्या करना है, ध्यान से देखना। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, सब लोग सुनना ध्यान से कि कैसे सोचते हैं। क्या एक वायर बनाया है मैंने, है ना, वायर पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ये मेरे पास कौन है, इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसा तो
तो इसका मतलब के क्यू इनटू 2/r² लिखना सही है गलत है? बताओ भाई सब लोग। गलत है, बिल्कुल सही। कैसे बचाना? अच्छा आप क्या लिखो, कूलम फोर्स को के क्यू इनटू 2/r² नहीं लिख सकता, आप क्या लिखो? किसी दिमाग में कोई आइडिया क्या करना चाहिए मुझे? बढ़िया, बिल्कुल सही। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो के क्यू इनटू 2/r² को मैंने हटा क्यों दिया? क्योंकि तो 2 पॉइंट चार्ज इसके बीच में लगता है। यहाँ 2 पॉइंट चार्ज का है, यहाँ तो 1 पॉइंट चार्ज एक वायर है, तो क्या मैं क्यू ये लिख सकता हूँ? देखो भाई सब, है ना? और ये तो मुझे पता है, लॉन्ग वायर की क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू mv² भाई यार। तो क्या 8 से 8 कट गया, तो मेरे पास mv² कितना आ गया, क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, ध्यान दिया, तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बन जाएगा? तो मुझे लगता है ये बन जाएगा क्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ भाई। अब इंपॉर्टेंट बात है कि काइनेटिक एनर्जी आर पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही, ये काम की बात है। इलेक्ट्रॉन छोटी रेडियस में बड़ी रेडियस में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच लो ना सर। हाँ बेटा। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा सॉरी, करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी हो रही है? यस सर। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ध्यान रखना। जब भी सर्कल सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सही है या गड़बड़ है ये सोचना। कूलम्स फोर्स प्रोवाइड, कूलम फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए क्या? जैसे कि मून अर्थ के अबाउट चल रहा है सर्कल में, तो सर्कल सुनते मेरे दिमाग में एक ही बात आती है हमेशा, mv² भैया, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मून के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? मून अर्थ के अबाउट घूम रहा है, तो मून के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल। वेरी गुड, मास की वजह से घूमता है। क्या इस एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वायर के अबाउट? सर्कल सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही बात आती है हमेशा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ फोर्स, तो मैंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? चार्ज, चार्ज की वजह से लग रहा है। 2 से डिवाइड करा बेटा, डिवाइड करा। तो इसका मतलब मैंने mv²/r को क्या लिख दिया है? क्यू ई, और ई की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। के ई का फॉर्मूला क्या बन गया? क्यू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या, क्या के ई को मैं कह सकता हूँ क्यू के क्यू लैम्डा, या के, हाँ के क्यू लैम्डा। और इस के का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तभी पॉसिबल है, अट्रैक्शन होगा तभी ऐसा होगा। हाँ, मेन बात है इस कॉन्सेप्ट को सोचना बेटा, मेन बात है इतना सोचना कि भाई इस तरीके की ये अप्रोच है। अगर तुमको अप्रोच आती है तो फिर कुछ भी हो सब बना लोगे, नेगेटिव पॉजिटिव सब बन जाएगा। मेन बात है अप्रोच बनाना कि भाई करते कैसे हैं, उसका अप्रोच कैसे बनाना। देखो बेटा समझना ध्यान से, क्या वायर पे पॉजिटिव चार्ज बोला मैंने, और इसको मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? तभी सर्कल में घूमेगा। मून अर्थ के अबाउट क्यों घूम रहा है? अट्रैक्शन की वजह से। इलेक्ट्रॉन वायर के अबाउट क्यों घूम रहा है? अट्रैक्शन की वजह से। तो क्या जरूरी बात है कि दोनों के चार्ज के साइन अपोजिट हो तभी होगा? अब तुम कह रहे हो वायर भी पॉजिटिव चार्ज भी पॉजिटिव, तो सर्कल पॉसिबल नहीं है, फिर तो फेंक देगा वो, रिपल कर देगा। ये तुम सोचते हो इलेक्ट्रॉन है और वायर पे भी नेगेटिव हो तब भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब है जब वायर पॉजिटिव हो चार्ज नेगेटिव हो, और वाइस वर्सा, वायर नेगेटिव हो और चार्ज पॉजिटिव। इसका मतलब अट्रैक्शन फंडामेंटल बात है। कोई भी चीज सर्कल में अगर घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, मतलब फोर्स टूवर्ड सेंटर होना चाहिए। अगर हम कार चला रहे हैं इंडिया गेट के अबाउट सर्कल में,
तो आई होप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर हम कार चला रहे हैं इंडिया गेट पे सर्कल पे, तो सर्कल सुनते ही समझ में क्या आ रहा है, सेंटीपिटल फोर्स। ये कार को कौन दे रहा है, प्रैक्टिकली सोचो। कार सर्कल में चल रही है इंडिया गेट के अबाउट, समझ पा रहे हो, सर्कल में, सर्कल सुनते ही सेंटीपिटल फोर्स ये कौन दे रहा है, फ्रिक्शन। कार के टायर के बीच में और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो सेंटीपिटल फोर्स देता है। अब ये सोचो ना, अगर मैं ऑयल डाल दूं रोड पर, अब सोचो कार सर्कल में चलेगी नहीं चलेगी, तो इसका फ्रिक्शन लग रहा होता है सेंटर की तरफ। मून क्यों घूमता है अर्थ के अबाउट, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सही है। आई होप काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। हाँ सेम। अब एक क्वेश्चन ट्राई करें, चलो भाई क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या सबको ए बी सी डी स्क्वायर दिख रहा है, बताओ भाई। क्या सबको ए बी सी डी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। इसकी साइड मैंने कितनी बोल दी है, 2 मीटर। और हर वर्टेक्स पे चार्ज कितना रख दिया है, 1 कूलम। आप ध्यान से देखना, मैं 2 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एक साथ, ध्यान से नहीं, बाद में समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। डिफरेंस समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या चीज, वो सब फालतू बात है, मैं नहीं पढ़ाता वो सब बुक्स में लिखा होता है, एग्जाम में कहाँ आता है। अब ध्यान सुनना, मैंने 2 बातें बोलना चाह रहा हूँ। पहली बात है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 बातें बोलूंगा, डिफरेंस समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो इसमें तुम्हें निकालना आना चाहिए ऑल पॉसिबल पेयर्स। मैंने क्या लिखा, ऑल पॉसिबल पेयर्स। किसी को आइडिया है कि अगर 10 लोग हैं तो उनके बीच में हैंडशेक कैसे निकालते हैं, ऐसा मैंने मैथ्स में पढ़ा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पढ़ा है तुम लोगों ने भी, तो देखो वहां की बात मेरे यहाँ काम आती। ऑल पॉसिबल पेयर्स का फॉर्मूला, जिसको नहीं पता सुन लो, n(n-1/2), सही है। तो हमारे इस डायग्राम में कितने चार्जेस हैं, तो कितने पेयर्स बनेंगे, बताओ भाई। 6 बनेंगे मुझे लगता है। कौन कौन से, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, 4 ये बन गए। Q1 Q2/R इंटू 4 क्यों करा दिखा, ये चारों चार्जेस बाई चांस यहाँ आइडेंटिकल है क्या, जरूर थोड़ी नहीं कि आइडेंटिकल हो एग्जाम में। 2 पेयर और कौन से दिख रहे हैं, ए सी, दिखा सबको। तो K × 1 × 1 अपॉन ए सी के लिए डिस्टेंस कितना दिख रहा है मुझे, पाइथागोरस। दिमाग खोल के बैठो बेटा, नहीं पता भी नहीं चलेगा ना मैं बताने वाला हूँ। मुझे नहीं पता बेटा, तुम्हें ध्यान देना है, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। 2 × 2 देखो कैसे है, मैंने बोला पाइथागोरस लगाओ, सही है। × 2 क्यों करा, क्योंकि ए सी और बी डी 2 दिख रहे, बस नोट कर लो, आ गया आंसर। कूलम्स फॉर्मूला कहाँ लगाया, कोई बात नहीं, वो बोल रही, वो मुझे बोल देगी, तुम क्यों बोल रहे हो। क्या निकालने पर ये तो बताओ। तो यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा आज हमने, आज बेटा फिजिक्स का पेपर हुआ बोर्ड का ना, जिनका वो उनसे जाके पूछो, अगले साल तुम्हारा भी तो नंबर आएगा, सिंपल। वो तो बेटा हाफ सिलेबस था, तुम्हारा तो फुल आएगा। और पूछना कि बुक से कितना आया और एप्लीकेशन कितना पूछा, समझ में आएगा मैं क्या बोलता हूँ। पोटेंशियल कैसे लगाओगी बताओ, पोटेंशियल कैसे लगाते हैं सिस्टम का, वो तो मैंने सिखाया ही नहीं। तभी तो करो, ध्यान सुनो, तुमको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल के चला गया।
अभी तो आधी बात बताई, अभी आधी बात और बताऊंगा। अभी मैंने क्या निकालना सिखाया है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब मैं निकालना सिखाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप से निकालते हैं क्या? सिस्टम की और किसी पॉइंट पर। हाँ, वही बताओ, क्या पॉइंट ई दिख रहा है सबको? पॉइंट ई दिखा? ठीक है। पॉइंट ई पे मैंने चार्ज रख दिया 3 कूलम मान लो। ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सिस्टम की या किसी पॉइंट पे। तो डिफरेंस समझ में आया? अगर मुझसे कोई कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालो, तो मैं ऑल पॉसिबल पेयर्स निकालता हूँ। इस एग्जांपल में मैंने कितने पेयर्स बनाए थे? 6। अब हो सकता है मैं तुम्हारे टेस्ट में क्यूब डाल दूं। क्यूब में कितने पेयर्स बनेंगे? सोचो तो, एग्जाम में तो कुछ भी आ जाता है। 28 पेयर्स बनाने पड़ेंगे। अब कैसे बनेंगे सोचना उसके बारे में। 28 पेयर्स बनेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब मैं सिखा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ई। तो जब किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो मैं उसको लिखता हूँ पोटेंशियल इंटू चार्ज। ध्यान दिया? पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया? पोटेंशियल इंटू चार्ज। कौन सा चार्ज? जो उसी जगह पर रखा है। तो हमारे डायग्राम में ई पॉइंट पे कितना चार्ज रखा है? क्यू मुझे 3 दिख रहा है। सही है। अब पॉइंट ई पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? चारों की वजह से। वेरी गुड। तो पहले एक वजह से निकालूं, क्या लिखूं? के क्यू बाई आर। कितना आर है बताओ भाई? मैं फिर से हिंट देता हूँ। क्या तुम लोगों को ट्रायंगल एडीसी दिख रहा है? ए डी सी। डीसी कितना था? 2 मीटर। एडी कितना था? तो पाइथागोरस लगाकर हमने एसी कितना निकाला? सही है। तो क्या ए ई हाफ होगा इसका? तो इसका मतलब मुझे ए ई क्या दिख रहा है? 2√2 का हाफ। इंटू 4 क्यों कर दिया? क्योंकि सारे चार्जेस के वजह से पोटेंशियल होगा। और मैंने ये इजी क्वेश्चन लिया है क्या? आइडेंटिकल चार्जेस। ठीक है। कौन से समझाने? तो क्या मैंने 2 पॉइंट में डिफरेंस क्लियर करा? हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट एंड हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स n n-1/2। अब ये बुक में थोड़ी नहीं मिलेगा ये सब। बुक में किसका मिलेगा? स्क्वायर का। एग्जाम में किसका मिलेगा? क्यूब का। तो एप्लीकेशन पूछते हैं भाई ये लोग। ट्राई करें। चलो तुम लोग अब क्यूब
Bye.